गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। लिंकेज के मैंने 2 टाइप्स डिफाइन किए थे। कंप्लीट लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट 0 होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज जिसमें क्रॉसिंग ओवर से जीन को सेपरेट किया जा सकता है। और ये क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज की अलग अलग स्टेजेज हैं, उसमें पैकाइटिन स्टेज के अंदर पॉसिबल होगा। आपने अलग अलग स्टेजेस पढ़ी होंगी, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। तो उसमें पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होगा। और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर यदि एक डिस्टेंस पर जीन लगी हुई है तब उन जीन को क्रॉसिंग ओवर सेपरेट कर सकता है। लेकिन यदि 2 जीन है ए और बी, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं, कंप्लीट लिंकेज शो कर रही हैं, तो उन जीन को सेपरेट नहीं किया जा सकता। यदि एक भी जीन को सेपरेट करेंगे ए को, तो ऑटोमेटिकली बी भी उसके साथ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि हां, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में क्या रिलेशन है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, Bateson and Punnett talked about linkage and experimentally proved by T.H. Morgan. तो मैं कह सकता हूं Bateson and Punnett talked about linkage and experimentally proved by T.H. Morgan. और इसी लिंकेज को 2 पार्ट में हमने डिफाइन किया। वन इज इनकम्प्लीट, अनदर वन इज कंप्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स ये एक क्रोमोसोम है, ये ए बी जीन की लोकेशन है। ये कंप्लीट, यहां पर ए की लोकेशन है और यहां पर बी की लोकेशन भी। तो ये कंप्लीट लिंकेज को शो करेगा। क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट यहां पर क्या होगा? 0। और यहां पर क्रॉसिंग ओवर इफेक्ट अप्लाई होगा। मींस इनकम्प्लीट लिंकेज में ए एंड बी जीन जो लिंकेज बिहेवियर को शो कर रही हैं, तो यहां पर या तो ए को बी से या बी को ए से सेपरेट किया जा सकता है क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से। लेकिन ए और बी एक ही पॉइंट पर है, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट क्या होगा? 0। क्लियर? तो टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया, उस एक्सपेरिमेंटल मॉडल को हम बोल रहे हैं ड्रोसोफिला। तो हम उस एक्सपेरिमेंट को एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जनरली ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में नहीं आता, तो बेटा इसको ध्यान से समझें क्या है। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं। क्रॉस ए, क्रॉस बी, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्रॉस सी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब जाकर आपको रिलेशन पता लगेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। आप क्या कहेंगे?
ए एंड बी की डिस्टेंस क्या है? कम। बी एंड सी की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और ए एंड सी की डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। बी और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और ए और सी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो क्रॉस ए और बी, मान लो ये इनके बीच में, तो हमें केवल इसका और इसका रिलेशन पता लगा। सी पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमने सी पॉइंट को भी एक जगह पर डिफाइन कर लिया। तो अब हमें यह पता लग गया ए का बी से रिलेशन कैसा है, तो ए का सी से रिलेशन कैसा होगा। बी का सी से रिलेशन कैसा है, तो बी का ए से रिलेशन कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस we can calculate the recombinant numbers, we can calculate the parental number and their percentage. क्लियर? हम केवल पॉइंट की लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते आपको पता लग गया कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, बी और सी के में ज्यादा है, ए और सी के में और भी ज्यादा है। तो इसी तरीके से हम कितने क्रॉस बनाएंगे? क्रॉस ए, क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। क्लियर बेटा? तो क्रॉस ए, बी एंड सी, इन क्रॉस को बनाने से पहले हमें करेक्टर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी को क्रॉस करवाते हो तो आपको पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा पेरेंट का। और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में 2n नंबर जो है वो है 8, और ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को ही बोलते हैं फ्रूट फ्लाई या बनाना फ्लाई। उसी तरीके से क्वेश्चन यहां भी पूछा जा सकता है, वाई टी.एच. मॉर्गन डिड सेलेक्ट द ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। उसने सिलेक्शन क्यों किया था पाइसम सेटाइवम का? मींस मैं बात कर रहा हूं जोहन ग्रेगर मेंडल की। जोहन ग्रेगर मेंडल ने जो पाइसम सेटाइवम का सिलेक्शन किया, उसमें 2n नंबर कितना था? 14। यहां पर 2n नंबर कितना है? 8। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस, और इजी वे से हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, वहां पर मेल एंड फीमेल सिंगल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। यहां पर मेल और फीमेल को इजी वे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फीमेल का साइज लार्जर होगा, मेल का साइज स्मॉलर होगा, और फीमेल के पास ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड क्लियर कट डिफरेंशिएशन इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। थर्ड पॉइंट है सो मेनी वैराइटीज अवेलेबल। सो मेनी वैराइटीज अवेलेबल का मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आई कलर है, अलग अलग वैराइटीज की मिलेंगी। बॉडी कलर है, अलग अलग वैराइटीज मिलेंगी। विंग साइज है, अलग अलग वैरायटी मिलेंगी, तो वैराइटीज भी बहुत मिलेंगी। लाइफ स्पेन, वहां पर लाइफ स्पेन था 3 to 4 मंथ पाइसम सेटाइवम में, यहां पर ड्रोसोफिला का लाइफ स्पेन है 1 से 2 वीक। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत कम है, तो इजी वे से स्टडी किया जा सकता है। मेल और फीमेल को इजी वे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर नंबर ऑफ वैराइटीज अवेलेबल हैं, और इजी वे से लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है।
तो एक छोटे से स्पेस में सिंथेटिक मीडियम में इसको इजीली ग्रो करवा सकते हैं, इसीलिए टीएच मॉर्गन ने इसका सिलेक्शन किया। क्रॉस जो करवाएंगे ए, बी एंड सी, इसके लिए कैरेक्टर का सिलेक्शन किया गया, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड। बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज। बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज। जो बॉडी कलर है इसमें 2 वैरायटी, आई कलर में 2 वैरायटी, विंग साइज में 2 वैरायटी। क्लियर? दोनों वैरायटी को जिस तरीके से जोहन ग्रेगर मेंडल ने टॉलनेस को कैपिटल टी डिनोट किया, टॉलनेस को क्या किया? कैपिटल टी। तो ड्वार्फ को स्मॉल टी नेम दिया। इसने कहा ऐसा नहीं करना है, यहां पर रिसेसिव का नेम देना है और जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर आप लिखेंगे तो उसको प्लस की फॉर्म में डिनोट करना है। तो हमारे पास क्या मिला यहां पर? कैरेक्टर कितने सिलेक्शन किए हमने? बॉडी कलर है, आई कलर है, विंग साइज है। तो हम ये कह सकते हैं बॉडी कलर में हमने ये माना कि ये रिसेसिव डोमिनेंट, आई कलर में भी 2 और विंग साइज में भी 2। विंग साइज है नॉर्मल एंड मिनिएचर, तो नॉर्मल डोमिनेंट है मिनिएचर के ऊपर। आई कलर रेड डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, और बॉडी कलर ब्राउन डोमिनेंट है येलो के ऊपर। तो इसने कहा कि येलो को Y से डिनोट किया जाए तो ब्राउन को Y प्लस, व्हाइट को W से नोट किया जाए तो रेड को W प्लस, मिनिएचर को M से किया जाए तो नॉर्मल को M प्लस। क्लियर है? और जिस तरीके से मेंडल ने 3 कैरेक्टर को एक साथ लेकर क्रॉस करवा दिया, इसने कहा 3 कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस नहीं करवाना, फर्स्ट 2 को एक साथ में लो और क्रॉस बनाओ क्रॉस ए, फिर सेकंड और थर्ड को लो, फिर क्रॉस बनाओ क्रॉस बी, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लो और फिर क्रॉस बनाओ क्रॉस सी। इट मींस फर्स्ट और सेकंड का ए, इस सेकंड और थर्ड का बी, और फर्स्ट और थर्ड का सी। मींस कैरेक्टर 3 लेने हैं और क्रॉस भी 3 करवाने हैं। कैरेक्टर कितने लिए? कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया 3 और क्रॉस भी कितने बनाए? क्रॉसेस 3। तो 2 कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं तो मैं कह सकता हूं क्रॉस ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बी डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस सी डाई हाइब्रिड क्रॉस। मींस कैरेक्टर तो 3 लिए लेकिन तीनों को एक साथ क्रॉस नहीं कराया, 2-2 को क्रॉस करवा रहे हैं, और 2-2 को क्रॉस करवाने पर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस कितने मिले? 3। क्रॉस ए, क्रॉस बी और क्रॉस सी। नोट करें बेटा इसको। तो बेटा जी हमने अभी ये 3 कैरेक्टर लिए और मैंने अभी बताया 3 कैरेक्टर लेकर हमने इस फर्स्ट 2 को लेकर क्या करवाया? क्रॉस ए, इनको लेकर हमने करवाया क्रॉस बी,
और इनको लेकर हमने करवाया क्रॉस सी। इसका मतलब बॉडी कलर और आई कलर को लेकर क्रॉस ए, आई कलर और विंग साइज को लेकर क्रॉस बी, और बॉडी कलर और विंग साइज को लेकर। मैंने ये भी बताया आपको कि विंग साइज को कैसे, नॉर्मल डोमिनेंट फॉर्म है और मिनिएचर रिसेसिव फॉर्म है। आई कलर में रेड डोमिनेंट फॉर्म है, वाइट रिसेसिव फॉर्म है। इसी तरीके से बॉडी कलर में ब्राउन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये येलो वाई से रिप्रेजेंट किया जाए तो ब्राउन वाई प्लस, ये डब्लू तो रेड डब्लू प्लस, मिनिएचर एम तो नॉर्मल एम प्लस, और जितने भी डोमिनेंट है उन डोमिनेंट को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर ये नोट कर सकते हैं वाइल्ड। ये डोमिनेंट है और ये जो है ये क्या है, रिसेसिव। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं तो एक साइड में हम फीमेल और एक साइड में मेल को ले लेते हैं। उससे पहले ये पता होना चाहिए बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, इन सभी की जो जीन्स हैं वो जीन्स ऑल आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पर है, एक्स पर, बट नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट का सिलेक्शन किया, उससे सबसे पहले हम क्रॉस ए बनाने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, क्रॉस ए बनाएंगे। तो पहले पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे किसमें, बॉडी कलर और आई कलर में। तो बॉडी कलर आई कलर में एक पेरेंट ले लेते हैं मेल और दूसरा फीमेल। यहां से येलो व्हाइट जो है वो फीमेल ले लेते हैं, ब्राउन रेड जो है वो मेल ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया, ब्राउन रेड और येलो व्हाइट फीमेल, येलो व्हाइट फीमेल। ध्यान से समझना बेटा इस एक्सपेरिमेंट को, एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है लेकिन ये समझ में नहीं आता जल्दी से। ब्राउन रेड को हम वाइल्ड टाइप नोट कर सकते हैं। ये मेल है, सीधी लाइन एक्स क्रोमोसोम को शो कर रही है, और ये जो लाइन है इस तरीके से ये वाई क्रोमोसोम को शो कर रही है। मेल में एक्स भी है और वाई भी है, और यहां पर फीमेल के अंदर दोनों ही क्या है, एक्स। तो हम ये कह सकते हैं ब्राउन रेड मेल को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में व्हाइट येलो फीमेल से क्रॉस करवाया जाए तो हमें F1 में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि येलो व्हाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। येलो व्हाइट को वाई डब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई और डब्लू की जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और ब्राउन रेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई प्लस डब्लू प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसकी जीन वाई पर नहीं है, किस पर है, एक्स के ऊपर ही है। तो पेरेंट मिल गया हमें। पेरेंट से सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, गैमिट, और गैमिट के बाद हम डायरेक्टली क्या बना लेंगे, F1 जनरेशन। तो इस मेल से गैमिट कौन कौन से बनेंगे, एक गैमिट बना एक्स टाइप का फर्स्ट गैमिट, और दूसरा बना वाई टाइप का। एक्स के ऊपर वाई प्लस डब्लू प्लस की जीन है,
और दूसरी साइड से केवल एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, YW, क्योंकि दूसरा भी ऐसा ही है, इसे नेम दे दिया ए। तो ब्राउन रेड मेल का येलो व्हाइट फीमेल से क्रॉस करवाया गया, तो मेल ने दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाए, फीमेल ने एक ही टाइप का गैमेट बनाया। इसको फर्स्ट को ए से क्रॉस करवाएंगे तो F1 में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ए, और सेकंड को ए से क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड ए। फर्स्ट ए क्या है, फर्स्ट ए Y प्लस W प्लस, और ए क्या है यहां, YW। क्या मिलेगी हमें, फीमेल। और सेकंड ए क्या है, सेकंड क्या है, Y, और ए क्या है यहां पर, YW। ये क्या मिलेगा हमें यहां पर, मेल। YW को क्या बोलेंगे, येलो व्हाइट। आप बताओ, पेरेंट में येलो व्हाइट क्या लिया था, फीमेल, और F1 में येलो व्हाइट क्या मिल रहा है हमें, मेल। फीमेल Y प्लस W प्लस, अब आपको पता है Y प्लस W प्लस YW के ऊपर डोमिनेंट है, तो मैं कह सकता हूं ये क्या बनाएगा, ब्राउन रेड, और ब्राउन रेड को क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। तो आपको बेटा जी क्रॉस ए में पेरेंट्स पता लग गए होंगे, पेरेंट्स के गैमेट्स पता लग गए होंगे, और अब उसके बाद आपको F1 जनरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप एनसीईआरटी से मैच कराएंगे तो आपको पेरेंट्स भी पता लग गई, उनके गैमेट्स क्या बनाए वो बता दिए। एनसीईआरटी में पेरेंट्स वाली लाइन दे रखी है, डायरेक्टली F1 वाली दे रखी है, हमने पहले गैमेट्स बनाकर F1 को एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें F2 जनरेशन लानी पड़ेगी। तो F2 जनरेशन कैसे आएगी, F1 को F1 से क्रॉस कराएंगे तो F2 आएगी, तो वो भी देख लेते हैं बेटा। तो अब देखें, हमें F1 के गैमेट मिल जाएं, तो आपके पास F1 जनरेशन ये, तो मैं यहां लिख सकता हूं गैमेट्स ऑफ F1, ये फीमेल, और यहां पर क्या है ये मेल। अब आपसे कहा जाए कि मेल ने कौन कौन से गैमेट बनाए, तो आप कहेंगे Y और W, एक गैमेट ये बनाई और एक ये, तो आप दूसरा क्या कहेंगे, फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये। अब यहां पर F1 में फीमेल क्या बनाई, फीमेल ए गैमेट YW, Y प्लस W प्लस, दूसरा गैमेट बी गैमेट YW, और तीसरा देखो यहां पर X और Y था, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन X और Y यहां पर होमोलोगस नहीं है, तो इन दोनों में अब क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, तो ये Y प्लस इस W के साथ जाएगा, तो तीसरा गैमेट Y प्लस W, और चौथा गैमेट है YW प्लस, YW प्लस। क्लियर है बेटा, दोबारा ध्यान से समझे। F1 के गैमेट बनाने हैं तो F1 में जो मेल है वो तो दो ही टाइप का, ये और ये। फीमेल Y प्लस W प्लस एक, YW दो, क्रॉसिंग ओवर होगा तो Y इसके साथ चला जाएगा, Y प्लस W, और ये YW प्लस। अब हमें पता लग गया कि F1 के गैमेट कौन से हैं, तो हम F1 को रफ कर सकते हैं।
गैमिट पता लग गया, ये मेल गैमिट है, ये सभी क्या है, फीमेल गैमिट है। यहां से इसको क्रॉस करवा देंगे, हमारे पास F2 जनरेशन आ जाएगी। तो F2 जनरेशन में क्या आएगा, फर्स्ट A, इस फर्स्ट को A से कंबाइन कराएंगे, फर्स्ट B इसको B से कंबाइन कराएंगे, फर्स्ट C और फर्स्ट D, इसको इससे कंबाइन कराया, इससे कंबाइन कराया, इससे कंबाइन कराया, इससे कंबाइन। तो फर्स्ट A क्या मिलेगा, फर्स्ट A Y प्लस W प्लस YW, ये YW, Y प्लस W प्लस। फर्स्ट B क्या होगा, YW 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 YW। फर्स्ट C क्या होगा, फर्स्ट C Y प्लस W और YW। फर्स्ट D क्या होगा, YW प्लस YW प्लस YW। देखो यहां पर क्या है, कॉमन क्या है, फर्स्ट कॉमन है, तो फर्स्ट में क्या है बेटा, YW, तो मैं कह सकता हूं YW तो सबके साथ आएगा। और A B C और D, ये A वाला हो गया, ये B वाला, ये C वाला है। इस तरीके से 1 2 3 4 ये मिले। इसी तरीके से मैं अब ये कहूं कि फर्स्ट का सबसे क्रॉस हो गया, तो अब हम किससे क्रॉस कराएं, इसका A से, B से, C से और D से। तो अब क्या कॉमन आएगा, ये Y। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C, सेकंड D। तो सभी के अंदर कॉमन ये है, तो D के अंदर भी ये आना चाहिए, C के अंदर भी ये आना चाहिए, B के अंदर भी ये आना चाहिए और A के अंदर भी ये आना चाहिए। अब A मैं कह सकता हूं सेकंड तो आ गया, A क्या है, Y प्लस W प्लस, तो हम कह सकते हैं ये लो Y प्लस W प्लस। B क्या है, YW, ये लो B YW। C क्या है, Y प्लस W, और D क्या है, YW प्लस। तो मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी का नेम देते हैं। Y प्लस W प्लस YW, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बनाएगा, Y प्लस W प्लस। हम बोलेंगे W प्लस को बोलते हैं रेड और Y प्लस को बोलते हैं ब्राउन, तो हम इसको कह सकते हैं ब्राउन रेड। या इसी का नेम क्या है बेटा, वाइल्ड टाइप। क्लियर है मेरी बात, इसी को हम दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं वाइल्ड टाइप। ये क्या है, दोनों X क्रोमोसोम है, तो ये सभी क्या है, फीमेल। यहां पर Y क्रोमोसोम है, तो ये सभी क्या है, मेल। तो अब देखो Y प्लस W प्लस, तो ये मेल भी क्या होगा, ब्राउन रेड, या इसी का नाम क्या है, वाइल्ड टाइप। सेकंड देखें, YW क्या है, येलो व्हाइट। यहां पर हम कह सकते हैं ये येलो व्हाइट फीमेल है, तो यहां पर देखो YW, ये येलो व्हाइट मेल है। आपने पेरेंट क्या लिए थे, ब्राउन रेड और येलो व्हाइट, तो ब्राउन रेड और येलो व्हाइट बन रहा है, यहां पर ब्राउन रेड और येलो व्हाइट बन रहा है।
तो मैं कह सकता हूं पेरेंट जैसा बना, इसको नाम दे देते हैं पी। ये भी पेरेंट जैसा बना, इसको नाम दे देते हैं पी। ये ब्राउन रेड भी पी, और ये येलो व्हाइट भी पी स्टैंड फॉर पेरेंटल। अब Y प्लस डब्लू, Y प्लस किसको बोल रहे हैं? Y प्लस बोल रहे हैं ब्राउन को, और W किसको बोल रहे हैं? व्हाइट को। तो अब क्या बनेगा? हम कह सकते हैं ये बनेगा ब्राउन व्हाइट। क्लियर है? ब्राउन व्हाइट बोल रहे हैं हम इसको, ये ब्राउन व्हाइट। इसको क्या बोलेंगे? येलो रेड, येलो रेड। यहां पर भी देखो Y प्लस क्या है? ब्राउन, ब्राउन व्हाइट, और ये क्या है? येलो रेड। तो क्या ब्राउन व्हाइट और येलो रेड आपने पेरेंट लिया था क्या? नहीं, ब्राउन व्हाइट येलो रेड आपने पेरेंट नहीं लिया। तो मैं ये कह सकता हूं ये क्या है? नए कॉम्बिनेशन बने, रिकॉम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये भी क्या है? रिकॉम्बिनेंट। दोबारा समझे ध्यान से। सबसे पहले आपने क्रॉस ए में क्या लिया? पेरेंट। पेरेंट क्या लिया बेटा? मेल वाइल्ड टाइप और फीमेल येलो व्हाइट। आपने उनके गैमेट्स बनाए, फिर F1 जनरेशन बनाई, तो F1 जनरेशन में फीमेल क्या बनी? वाइल्ड टाइप, और मेल क्या बना? येलो व्हाइट। फिर आपने F1 के गैमेट्स बनाए, F1 के गैमेट्स मेल ने 2 टाइप के बनाए, फीमेल ने 4 टाइप के बनाए। ये 2 टाइप के उन 4 टाइप से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितने बनेंगे? 8 टाइप के। वो 8 टाइप के मैंने बना दिया, जिसमें 4 क्या बने हैं? फीमेल, और 4 क्या बने हैं? मेल। फीमेल में ब्राउन रेड या वाइल्ड टाइप, तो मेल में भी ब्राउन रेड। येलो व्हाइट फीमेल, तो मेल में भी येलो व्हाइट। ये तो क्या हो गए? पेरेंटल। और जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं वो क्या बने? रिकॉम्बिनेंट। तो जब पहली बार ये क्रॉस करवाया तो TH मॉर्गन को जो रिजल्ट मिले, तो ये जो पी मैंने डिनोट किया है, इनको नाम दिया पेरेंटल। ये मिले 98.7%। और जो आर मैंने डिनोट किए हैं, इनको बोला रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, और ये रिकॉम्बिनेंट मिले 1.3। और दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 100%। इट मींस यहां पर मैं कह सकता हूं पेरेंटल मोर और रिकॉम्बिनेंट। और आपको यह भी बताया था मैंने कि जितना ज्यादा पेरेंटल होगा, लिंकेज उतनी ही ज्यादा होगी। कि जितने ज्यादा पेरेंटल बनेंगे उतनी ही लिंकेज ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं YW की जीन X क्रोमोसोम पर पास में है। क्लियर? तो आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है, तो आपने देखा होगा Y और W की जीन पास में बनाई हो। लेकिन क्या ये 100% आया? पेरेंटल 100% आया क्या? नहीं, रिकॉम्बिनेंट भी बन रहे हैं। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यदि मैं कह दूं कि रिकॉम्बिनेंट 0% हो जाता तो पेरेंटल क्या बनता? 100%। और पेरेंटल 100% बन जाए, इसका मतलब वो दोनों जीन लिंक्ड के साथ साथ एक ही पॉइंट के ऊपर है। ये Y और W, यदि ये W पॉइंट खिसक कर इस Y के ऊपर आ जाए तो हमारे पास ये पेरेंटल रिजल्ट आएगा 100%। रिकॉम्बिनेंट आएगा 0%, क्योंकि जब W Y के ऊपर आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कंप्लीट लिंकेज है, Y W के पास में ही है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर उसे सेपरेट नहीं कर सकता। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी क्या बनेंगे? 0। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो मैंने क्रॉस ए करके बताया आपको।
ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्रॉस बी, उसका भी मेथड बता देता हूं। क्रॉस बी, क्रॉस बी में भी आप इसी तरीके से सबसे पहले किसका सिलेक्शन करेंगे, पेरेंट का, फिर क्या बनाएंगे F1, फिर क्या बनाएंगे F2। तो पेरेंट का सिलेक्शन, क्रॉस बी किसके बीच में, ये देखो पहले आई कलर और विंग साइज। अब यहां पर पेरेंट क्या लेंगे, आई कलर और विंग साइज, इसका मतलब आप लेंगे यहां पर रेड और नॉर्मल, इन दोनों को बोल देंगे वाइल्ड टाइप, और व्हाइट और मिनिएचर इनको बोलेंगे रिसेसिव टाइप। तो हमने पेरेंट लिया रेड एंड नॉर्मल और इसको नाम दिया वाइल्ड टाइप, ये ले लिया मेल। और दूसरा हमने व्हाइट और मिनिएचर, व्हाइट मिनिएचर, जिसे नाम दे दिया हमने फीमेल। फीमेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फीमेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये एक्स क्रोमोसोम, मेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, तो व्हाइट मिनिएचर, व्हाइट मिनिएचर, व्हाइट मिनिएचर। यहां पर रेड नॉर्मल, व्हाइट को W से तो रेड को W प्लस से, मिनिएचर को M से तो नॉर्मल को M प्लस से। ये तो हो गए पेरेंट। अब इनके गैमिट बनाएंगे, तो गैमिट देखो यहां से गैमिट एक ही टाइप का बनेगा, कौन सा बनेगा, W और M। ये जो गैमिट बना, और यहां पर दो डिफरेंट टाइप के बनेंगे, W प्लस M प्लस और Y। तो हम कह सकते हैं यहां से जो गैमिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, A और B, और ये जो गैमिट बना है इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। तो F1 में क्या बनेगा, A फर्स्ट और B फर्स्ट। F1 मिल गया हमें। जैसे ही F1 मिलेगा तो F1 के फिर गैमिट बनाएंगे, F1 के फिर गैमिट, फिर उसी तरीके से मेल, जो मेल होगा और फीमेल होगी, मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो मेल फिर दो टाइप के गैमिट बनाएगा, और फीमेल 4 टाइप के, A B C और D। 4 टाइप के कैसे, फॉर एग्जाम्पल फीमेल मान लो ऐसी है, W प्लस M प्लस और W M। तो एक गैमिट तो क्या बनेगा, W प्लस M प्लस, दूसरा क्या बनेगा W और M, तीसरा क्या बनेगा W प्लस M, और चौथा क्या बनेगा W M प्लस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी अप्लाई। तो फीमेल ने गैमिट बना दिए कौन से, 4 टाइप के, मेल कितने बनाएगा 1 टाइप के, क्योंकि मेल के पास या तो X क्रोमोसोम है या Y जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो F2 में क्या बनेगा, फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, फर्स्ट D, इसी तरीके से सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C, सेकंड D। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। जिस तरीके से मैंने पहला क्रॉस करवाया है वो डिटेल में समझाया, अब आप बना सकते हैं। आपके पास एक पेरेंट ये मिल गया, पेरेंट मिल गया, इनके गैमिट 2, इसका गैमिट 1, दोनों को क्रॉस करवाया, F1 मिलेगा ये। अब F1 का जो मेल बनेगा उससे 2 ही टाइप के गैमिट, फीमेल बनेगी उससे 4 टाइप के गैमिट, ये 2 इन 4 टाइप से क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, फर्स्ट D आएगा, सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C, सेकंड D आएगा। जब क्रॉस B TH मॉर्गन ने करवाया तो उसके पास रिजल्ट क्या आए वो देखें।
क्रॉस बी में पेरेंटल भी आया और रिकॉम्बिनेंट भी आया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रॉस ए किस में करवाया था, सामने लिखा हुआ है, बॉडी कलर और आई कलर। ये एक एक्स क्रोमोसोम हो गया, यहां पर बॉडी कलर वाई, आई कलर डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 100% पेरेंटल नहीं बना था, तो हमने एक ही क्रोमोसोम पर थोड़ा सा गैप से नोट कर दिया। क्रॉस बी जो बना उसमें रिजल्ट में जो पेरेंटल आए वो आए 62.8, 62.8%। यहां पर आए 37.2%, 62.8 एंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर भी इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100%। लेकिन हम ये कह सकते हैं क्रॉस बी किसमें करवाया, क्रॉस बी आई कलर और विंग साइज, और आई कलर को डब्ल्यू से और विंग साइज को एम से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, आई कलर तो लिखा हुआ है यहां पर डब्ल्यू, विंग साइज एम मिनिएचर। आपने देखा ये भी एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन मैंने वाई और डब्ल्यू को पास पास में बनाया। एनसीईआरटी में देखोगे पास पास में बनाया। यहां पर डब्ल्यू और एम को दूर दूर बनाया। दूर दूर क्यों बनाया मैंने इसीलिए बनाया कि डब्ल्यू और एम जितनी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज होते जाएंगे, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, रिकॉम्बिनेंट जितने ज्यादा बनेंगे, पेरेंट उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं क्रॉस ए को क्रॉस बी से कंपेयर करो, ए से बी की तरफ गए तो पेरेंटल डिक्रीज हुआ है, ए से बी की तरफ गए तो रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज हुआ है, रिकॉम्बिनेंट इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी। क्लियर? क्रॉस सी, ये क्रॉस सी आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। क्रॉस सी मैंने आपको ये बताया कि क्रॉस सी किसके बीच में कराएंगे, बॉडी कलर और विंग साइज। तो ये भी एक्स क्रोमोसोम। बॉडी कलर आपको पता है, बॉडी कलर क्या है, वाई, यहां पर मैंने क्या डिनोट कर दिया, वाई। और विंग साइज क्या है, मिनिएचर। अब देखिए वाई और एम में रिलेशन पता लग गया ना भाई, वाई और डब्ल्यू और एम में रिलेशन पता लग गया, तो डब्ल्यू तो कॉमन पॉइंट हो गया, तो वाई और एम और भी ज्यादा दूर चले गए। तो यहां पर जो क्रॉस सी में पेरेंट बनाए, फिर F1 बनाया, फिर F2 बनाया, तो F2 में जो रिजल्ट आए वो क्या है, पेरेंटल 61.5% और रिकॉम्बिनेंट जो आए, रिकॉम्बिनेंट वो आए 38.5%, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम कहें कि क्रॉस ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ जाएं, तो क्रॉस ए में पेरेंटल कितने थे, 98.7। क्रॉस बी में पेरेंटल कितने हैं, 61.8। तो इसका कंपैरिजन यदि इससे किया तो पेरेंटल डिक्रीज हुआ, और इसका कंपैरिजन यदि इससे करें तो पेरेंटल और डिक्रीज हुआ। तो मैं कह सकता हूं क्रॉस ए टू बी टू सी इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं पेरेंटल परसेंटेज जो है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो क्रॉस ए बी सी की तरफ जा रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ये बताया था
कि जो पेरेंटल है वो लिंकेज को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, कि जितने ज्यादा पेरेंटल बनेंगे उतनी ज्यादा लिंकेज होगी, और लिंकेज रिकॉम्बिनेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता भी लग रहा होगा क्रॉस ए, क्रॉस बी और क्रॉस सी। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं, Y और W के बीच में एक ही क्रोमोसोम X, W और M के बीच में एक क्रोमोसोम है X, और Y और M के बीच में एक ही क्रोमोसोम है X। मैं कह सकता हूं आपके पास एक ही बेंच है, उसके ऊपर 3 स्टूडेंट को बैठाना है, एक का नाम Y से शुरू है, एक का नाम W से शुरू है, एक का नाम M से शुरू है। हम कहेंगे Y और W के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए, W और M के बीच में ज्यादा होनी चाहिए, Y और M के बीच में सबसे ज्यादा। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से बैठा दो, ये X क्रोमोसोम, ये Y, ये W और ये M। तो Y और M के बीच डिस्टेंस कम, W और M के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, और Y और M के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा। और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट उतना ज्यादा बनेगा। तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? रिकॉम्बिनेंट। तो यहां पर देखो रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट? 1.3। तो इनकी डिस्टेंस ये मान लेते हैं 1.3 सेंटीमोर्गन। W और M क्रॉस बी में यहां पर 37.2, इसका मतलब ये है 37.2 सेंटीमोर्गन। आप बताएं 1.3 और 37.2 कितना होगा? 38.5। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 38.5 सेंटीमोर्गन। कहने का मीनिंग क्या हुआ? कहने का मीनिंग ये हुआ कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतने ही रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होंगे और उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्लियर? आप थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरीके से सोचें कि यहां पेरेंटल 98.7 है, यहां पेरेंटल 62.8 है, यहां पर पेरेंटल 61.5 है। तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि जहां पर पेरेंटल को कीप्स ऑन डिक्रीजिंग कर रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट को कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट के बराबर आ जाए। ये इसके बराबर आएगा तो क्या कहेंगे? 50% और 50%। और बेटा याद रहे कि जब इस तरीके से 50-50% रिजल्ट आ जाए तो आप ये मान के चलना कहीं पर भी पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बराबर बराबर आ जाएं, इसका मतलब वहां पर लिंकेज जैसा बिहेवियर खत्म हो जाएगा। दे इंडिपेंडेंटली असोर्ट। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर 50% और उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं। तो आपसे कहा जाए कि आपके पास रिजल्ट इस तरीके से 50-50% आ गए, इसका मतलब ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली असोर्ट। इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे तो बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंटली असोर्ट का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हमने मेंडल का 3rd लॉ अप्लाई किया था उसी तरीके से इनहेरिटेंस चलेगी। तो ऐसे में रिजल्ट ऐसा आए कि पेरेंटल्स आर मोर देन रिकॉम्बिनेंट, तो हम ये कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट कम रहा होगा तो ये वैल्यू 50% से कम आई होगी और ये वैल्यू 50% से ज्यादा आई होगी। देख सकते हैं आप, रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू 50% से कम आई है और पेरेंटल की वैल्यू 50% से ज्यादा आई है।
जब इस तरीके का बिहेव आए, पेरेंटल आर मोर देन रिकॉम्बिनेंट, इसका मतलब वो एक ही क्रोमोसोम पर हैं और उनके बीच में लिंकेज है, वो है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। तो एक साइड में कैसा बिहेवियर, जब 50-50% आया तो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहा था, मेंडल की थर्ड लॉ की तरह। जब पेरेंटल ज्यादा बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं, तो इनकम्प्लीट लिंकेज। और जब 100% पेरेंटल बनना शुरू हो जाए तो रिकॉम्बिनेंट कितना होगा, 0। रिकॉम्बिनेंट 0, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट 0, और क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट 0, इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज। तो हम 3 सिनेरियो की बात कर सकते हैं। वन इज कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज और इंडिपेंडेंटली असोर्ट। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, 100% पेरेंटल, 0% रिकॉम्बिनेंट। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, पेरेंटल आर मोर देन रिकॉम्बिनेंट, और इंडिपेंडेंटली असोर्ट में क्या होगा, पेरेंटल आर इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? और टीएच मॉर्गन का जो स्टूडेंट है स्टर्टिवेंट, उसी ने इसी परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन को जीन्स के बीच डिस्टेंस निकालने में एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिसे बोलते हैं जेनेटिक मैप। तो बेटा उसको भी समझिए क्या है वो। अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट है, और इसने जेनेटिक मैप को डिफाइन किया। कैसे? इसने कहा कि 1% क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा 1 सेंटीमॉर्गन, या इसी को बोलते हैं 1 मैप यूनिट। 2% क्रॉसिंग ओवर रिप्रेजेंट करेगा 2 सेंटीमॉर्गन या 2 मैप यूनिट। 10% क्रॉसिंग ओवर रिप्रेजेंट करेगा 10 सेंटीमॉर्गन। 20% रिप्रेजेंट करेगा 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस इन बिटवीन जीन्स। 30% 30 सेंटीमॉर्गन। 40% 40 सेंटीमॉर्गन। 49% 49 सेंटीमॉर्गन। और क्रॉसिंग ओवर लेस देन और इक्वल टू 50% ही पॉसिबल है। तो अब आपको पता लग गया, लेस देन 50% है तो जितना क्रॉसिंग ओवर उतनी ही वैल्यू मैप यूनिट की फॉर्म। तो 1% क्रॉसिंग ओवर किसे डिफाइन कर रहा है, 1 सेंटीमॉर्गन। और 1 सेंटीमॉर्गन किसे डिफाइन कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं यदि 1.3% है तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1.3 सेंटीमॉर्गन। 37.2 रिकॉम्बिनेंट है तो डिस्टेंस कितनी होगी, 37.2 सेंटीमॉर्गन। और 38.5% है तो कितनी होगी, 38.5 सेंटीमॉर्गन। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर सीक्वेंस ऑफ द जीन इज नोन एज जेनेटिक मैप। और उसने बताया कि जैसे ही ये 50% हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया आपको 50% ये रिप्रेजेंट करेगा या तो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करे या एक ही क्रोमोसोम पर टर्मिनल एंड के ऊपर होगी। डिस्टेंस 0 इट मींस कंप्लीट लिंकेज। थोड़ी सी और ज्यादा डिस्टेंस इनकम्प्लीट, और ज्यादा डिस्टेंस इनकम्प्लीट, और ज्यादा डिस्टेंस
इनकम्प्लीट। मीन्स एक ही क्रोमोसोम के या तो दोनों एंड के ऊपर हो जीन, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगी, या दो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। इस तरीके से समझे कि एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा विलेज है, उसके एक कॉर्नर पर व्यक्ति है और उसके दूसरे कॉर्नर पर व्यक्ति है, और उस गांव के नजदीक दूसरा गांव है। तो जो बहुत बड़ा विलेज है उसके दो कॉर्नर पर बैठे हुए व्यक्ति क्या पता एक दूसरे से कोई लिंकेज ना शो करते हो, कोई एक दूसरे से संबंध ना शो करते हो, जबकि एक संबंध है कि वो एक ही विलेज के हैं। और क्या पता गांव के एक कॉर्नर पर बैठा हुआ व्यक्ति पास वाले गांव से संबंध रखता हो। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो हम कहेंगे कि एक ही क्रोमोसोम की या तो दो एंड पर जीन हो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगी, या एक गांव के कॉर्नर पर और दूसरे गांव के कॉर्नर पर, इसका मतलब दो अलग अलग गांव पर। तो मैं यहां कह सकता हूं दो अलग अलग क्रोमोसोम पर यदि जीन होंगी तो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। और मेंडेलियन कैरेक्टर मैंने बताया था, सीड शेप और सीड कलर, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 1, दो अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन थी तो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रही थी। और यहां पर मैं डिस्टेंस को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दूं तो भी वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस बेसिस पर अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट ने जेनेटिक मैप को डिफाइन किया कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम नोन एज जेनेटिक मैप। तो मैं कह सकता हूं लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम is known as genetic map। क्लियर? अब डिस्टेंस कितनी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर 50% से लेस ही होगा। जैसे 50% हो जाएगा तो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेगा। अब मैं आपको कहूं कि दो जीन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 66 सेंटीमोर्गन है, क्रॉसिंग ओवर कितना हुआ होगा? लेस देन 50% और इक्वल टू 50%। और यदि आपसे कहा जाए कि दो के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमोर्गन है तो क्रॉसिंग ओवर 10%। तो अप टू 49 इज इक्वल अप टू 49। क्लियर है मेरी बात यहां तक? समझ गए बेटा सभी? तो अब आप किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर यदि आपको जीन के बीच में डिस्टेंस दे दी जाए तो आप उनका सीक्वेंसिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट ने, अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट ने बता दिया कि उनको किस तरीके से निकालना। देखो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए ए बी एंड सी, ए एंड बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर 28%, बी एंड सी के बीच में 21%, ए और सी के बीच में 7%। तो आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर यहां पर हुआ ए एंड बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, 28 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस। बी एंड सी 27, बी एंड सी, तो यहां से 21, ये पॉइंट भी हो सकता है और क्या पता ये पॉइंट भी हो सकता है। तो बी और सी में कितना है? 21 सेंटीमोर्गन, ये भी क्या है? 21 सेंटीमोर्गन। लेकिन ये डिफाइन कर रहा है ए एंड सी 7। तो ए यदि सी पॉइंट ये मानेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब सी पॉइंट ये नहीं है, सी पॉइंट यही है। ये कितना है? 7 सेंटीमोर्गन। 7 सेंटीमोर्गन, 21 सेंटीमोर्गन, 28 सेंटीमोर्गन हो गया। तो जीन की सीक्वेंस क्या है? ए सी बी, या ऐसे बोल देंगे बी सी ए, दोनों ही करेक्ट।
क्लियर है बेटा जी मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, कंप्लीट लिंकेज क्या है और इंडिपेंडेंटली असोर्ट क्या है। क्लियर है सभी को? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सभी को? तो बेटा जी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो AH स्टूटिवेंट, अल्फ्रेड स्टूटिवेंट ने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला भी अप्लाई किया यहां पर, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। भाई डायरेक्टली यदि डिस्टेंस दिए तो आप कर लोगे, लेकिन यदि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया तो पहले आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? आपके पास क्रॉस करवाकर कहेगा कि F2 में क्या क्या बना है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, या तो डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट का नंबर दे दे और ये बता दे कि टोटल प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग कितनी बनी, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इनटू 100। ये जो वैल्यू आएगी ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। अब ये नहीं दिया गया, आपको क्या दिया गया है? पेरेंटल दिया गया है, पेरेंटल की वैल्यूज दे रखी है। तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग्स माइनस पेरेंटल, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी माइनस पेरेंटल इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट। अब आपके पास रिकॉम्बिनेंट आ गया, तो अब रिकॉम्बिनेंट वैल्यू यहां पर लिख दो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इनटू 100। तो पेरेंटल की वैल्यू दी जाए तो रिकॉम्बिनेंट निकाल लो, फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू, और डायरेक्टली नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट दिए जाए तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये जो मैंने बातें डिस्कस की हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, इन सब में क्या क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए। जेनेटिक मैप कैसे रेडी किया जाता है ये पता होना चाहिए। TH मॉर्गन ने क्रॉस A के रिजल्ट से क्या ऑब्टेन किया, क्रॉस B से क्या ऑब्टेन किया, क्रॉस C से, और तीनों को कंपेयर करके देखा तो उनके रिजल्ट को एनालिसिस किया कि कंप्लीट लिंकेज के रिजल्ट ऐसे आने चाहिए, इनकम्प्लीट लिंकेज के ऐसे आने चाहिए, एंड नो लिंकेज या इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट के रिजल्ट ऐसे आने चाहिए। क्लियर है? सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टीम CLC आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करें, रिजल्ट की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।